बाजार के हालात को देखते हुए एनएफटी की दुनिया पर भी असर पड़ा है। कुछ उत्साही चाहते हैं कि इसे करेंसी और एसेट के अंदर ना रखा जाए, अलग तरीके से एक ट्रीटमेंट दिया जाए, और वो मानते हैं वो ये अलग है। लेकिन वहीं कुछ नंबर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि जो पूरी दुनिया एनएफटी की, उसमें थोड़ी सी हलचल जरूर हो रही है। सबसे बड़े एनएफटी मार्केट प्लेस ओपन सी में जून महीने सेल्स वॉल्यूम गिरकर $700 मिलियन पर आ गया। मई में ये $2.6 बिलियन पर था और जनवरी की बात करें तो $5 बिलियन। वहीं नॉन फंजिबल .com के मुताबिक जून के आखिर में औसतन एनएफटी की बिक्री गिरकर $412 की हो गई, जो कि अप्रैल में के आखिर में $1752 की थी। ये बिक्री को एथेरियम और रॉनिन ब्लॉकचेन पर ट्रैक करते हैं। अब चर्चा का दूसरा हिस्सा यही है कि क्या एनएफटी की दुनिया में जो खलल मचा हुआ है वो मार्केट की वजह से है, और या फिर जो एक्साइटमेंट जिसके साथ या जो जिस हाइप के साथ लोग एनएफटी में कूदे थे वो शायद सिर्फ एक हाइप थी। इसका जवाब हम अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जानेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। अजीत खुराना है हमारे साथ रिफ्लेक्सिकल से, दूसरी तरफ हमारे साथ रोहास नागपाल हैं हाईफाई से। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रोहास, आपके साथ शुरुआत करते हैं। इस वक्त हो क्या रहा है? ये जो आंकड़े हैं और भी बहुत है जो मैं डिस्कशन के दौरान यहां पर पॉइंट आउट करूंगा, बट इस वक्त एनएफटी मार्केट में हो क्या रहा है आपके हिसाब से? जरूर। तो एनएफटी 5 प्रकार के होते हैं। एक जिसके पीछे होती है डिजिटल आर्ट, जैसे वो बंदरों की पिक्चर आज करोड़ों रुपए में फोटोज बिकती हैं। हाँ। दूसरा होता है कलेक्टिबल, जैसे कि अलग अलग देश अभी पोस्टेज स्टैंप निकाल रहे हैं। बचपन में मैं स्टैंप कलेक्टर था, तो आज भी जो स्टैंप कलेक्टर है उनको स्टैंप के साथ एनएफटी भी मिलती है जो गवर्नमेंट इशू करती है अलग अलग देशों में। वो है कैटेगरी 2। तीसरी है डोमेन नेम्स, जैसे .com की जगह आप .eth ले सकते हैं। चौथी है इन गेम एसेट, मतलब आप जो गेम खेल रहे हैं उस गेम के अंदर के जो एसेट्स हैं, कैरेक्टर, कार्टून, ड्रैगन, बंदूकें, वो सब। और पांचवा होता है एसेट बैक्ड एनएफटी, जिसके पीछे रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे टाइप का एसेट है। तो आज जो हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि वो डिजिटल आर्ट वाले जो एनएफटी हैं वो फेल हो रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से तो वैसे भी उनमें कोई ज्यादा दम कभी था नहीं, बट क्योंकि बहुत सारे लोग वॉश ट्रेडिंग और स्कैम चला रहे थे तो हमें लग रहा था कि उनके रेट बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बट एक्चुअली में वो बहुत ही बड़ी हॉट एयर या बलून बोला जा सकता है उसको। पर जो बाकी टाइप के एनएफटी हैं मेरे हिसाब से वो अच्छे चलेंगे अभी भी। और मिस्टर खुराना, आपसे भी ये सवाल होगा कि जैसे शुरुआत में जितने भी ये आर्ट रिलेटेड एनएफटीज थे वो सबसे इजीली लोगों को समझ आ रहे थे, और जैसे रोहास ने भी कहा बंदरों की पिक्चर्स जो वो भी करोड़ों रुपए में बिक रही थी, तो आपको लगता है कि क्योंकि अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ा सा स्लंप देखने को मिल रहा है? क्या आप मानते हैं कुछ ऐसा? पूरे कैटेगरी को देखो तो मैं ये मानता हूं कि जो आर्ट रिलेटेड एनएफटीज का प्रॉमिस था वो बिल्कुल वैसे ही बेबुनियाद था और वो फेल भी हुआ है। मगर स्पेसिफिकली अगर आप उन बंदरों की पिक्चर की बात करें जो कि बोर्ड एप यार्ड क्लब है, तो मेरे ख्याल से आज भी वो बहुत सारे करोड़ रुपए का ही बिक रहा है, इतनी खराब मार्केट होने की वजह से। चूंकि हुआ ऐसे कि कुछ जो आर्ट के एनएफटी थे वो मात्र आर्ट के एनएफटी थे और उस आर्ट की कोई खास कीमत नहीं थी, और कुछ जो आर्ट के एनएफटी थे जैसे बोर्ड एप यार्ड क्लब जो बंदर की पिक्चर कही जा रही है, उसके पीछे जो कम्युनिटी है उसका सदस्य लोग बनने चाहते थे। अभी एनएफटी एनवाईसी नाम का इवेंट हुआ, वहां पर एक पार्टी थी सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसके धारक है, तो लोगों ने उधार पे यानी किराए पे भी वो एनएफटीज लिए ताकि वो उस पार्टी में जा सके। तो इस प्रकार की यूटिलिटी जो है, यदि उसको लोग आज भी पैसा दे रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है। अच्छा, वहीं रोहास, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब गेमिंग जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग है एनएफटी में। उधर जो एक्सी इन्फिनिटी है उनका जो इन गेम टोकन है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ऐसे में आप इन एक्सपर्ट्स के साथ जाएंगे जो कह रहे हैं कि अब प्रॉब्ली गेमिंग जो है वो एनएफटी को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है? नहीं, एक्चुअली ये बात सही है कि गेमिंग इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर एनएफटी, पर हमें एक चीज याद रखना, जो एक्सी इन्फिनिटी के साथ हुआ है उसके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा हैक हुआ था। जब $600 मिलियन से भी ज्यादा जो हैक हुआ था, जो उनके रॉनिन ब्रिज पे हुआ था, तो वो भी एक बहुत नेगेटिव फैक्टर था। बट मेरे हिसाब से जो आज की गेम्स हैं उनमें एक प्रॉब्लम है, जो ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स है वो गेम खेलने में इतना मजा नहीं आता है। अब सिर्फ क्योंकि मुझे कुछ एनएफटी टोकन मिल रहे हैं उसके लिए मैं घंटों नहीं स्पेंड करूंगा उस गेम पे। पर अगर अच्छी गेम्स बने जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और उनके अंदर अगर आपको जो एसेट मिल रहे हैं वो एनएफटी में मिले, तो एज अ प्लेयर तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज मैं उनको बेच सकता हूं, दूसरी चीजें खरीद सकता हूं। क्योंकि बाकी गेमों में तो ऐसा होता ही नहीं है, अगर मैंने गलती से गेम डिलीट कर दी तो मेरे एसेट भी गायब हो सकते हैं। बट एनएफटी बेस्ड जो गेमिंग है मेरे हिसाब से बहुत आगे जाके अच्छा कर सकती है।
अच्छा, और रेगुलेशन की अगर हम बात कर ले तो मिस्टर खुराना, जैसे यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेशंस हैं क्रिप्टो के, उन्होंने एक्सक्लूड किया एनएफटी को। वहीं जो स्पेन भी है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, खासतौर पर गेम्स जहां पर वर्चुअल एसेट्स बेचे जाते हैं रियल मनी के अगेंस्ट। तो भारत में आप कुछ रेगुलेशन को देखकर एनएफटी की तरफ आप कुछ देखते हैं? बिकॉज जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बहुत एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसे आप थोड़ा अलग ट्रीटमेंट दीजिए, ये वो क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है, आप इसे अलग लेंस से देखिए। तो कुछ वैसा अगर ओवरऑल रेगुलेशन नहीं भी आती तो कुछ उस तरीके की रेगुलेशन स्पेसिफिक टू एनएफटी आप एक्सपेक्ट करते हैं या उम्मीद करते हैं इसकी? देखिए, जो इस समय जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि यदि आप कोई एनएफटी लेते हैं, उसके अंडरलाइंग एक फिजिकल एसेट है, जैसे गोल्ड हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, तो उस एनएफटी को गोल्ड की तरह या रियल एस्टेट की तरह रेगुलेट किया जाएगा। मगर उसका जो अंडरलाइंग है, यदि वो फुल्ली वर्चुअल है तो उसे क्रिप्टो करेंसी की तरह यूटिलाइज किया जाएगा। और ये एक्चुअली ठीक है, क्योंकि अगर सरकार एनएफटी के रेगुलेशन को थोड़ी ज्यादा राहत देती है, थोड़ा ज्यादा कंफर्ट देती है, तो हमारे सारे जो यूटिलिटी टोकन एंड क्रिप्टो टोकन वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने टोकन्स लेंगे, उनको रैप करके एनएफटी बना देंगे और उसे एनएफटी करके बेचेंगे। तो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन में भी अभी यही होने वाला है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। रोहा साहब, आप क्या मानते हैं जब बात रेगुलेशन की हो तो? क्या आप जो मिस्टर खुराना ने कहा उससे अग्री करते हैं? एकदम 100% मैं अग्री करता हूं। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि सिर्फ जो टेंजिबल एसेट, इनफैक्ट जो वर्ड यूज किया गया है टेंजिबल एसेट, अगर वो एनएफटी टेंजिबल एसेट से बैक्ड है तो उसको वीडीए नहीं गिना जाएगा और उसके ऊपर क्रिप्टो टैक्स नहीं लगेगा। एंड आई अग्री, जो मिस्टर खुराना बोल रहे हैं यूरोप में भी शायद वैसा ही होगा। आई टोटली अग्री विद। छोटा छोटा जवाब आप दोनों से एक और सवाल पर चाहूंगा कि क्योंकि मार्केट डाउन है खासतौर पर एनएफटी वाली, तो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइम है कि कलेक्शन बिल्ड करने का। आप दोनों का क्या इसके ऊपर टेक है? रोहा साहब से शुरुआत करते हैं। जरूर, मैं तो बोलूंगा अभी भी आप बंदर की फोटो मत खरीदिए, इंटरनेट पे बहुत मिल जाएगी। तो नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस अनलेस, जैसे मैंने बोला, पोस्टेज स्टैंप रिलेटेड है या डोमेन नेम्स है या इन गेम एसेट है, वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। लेकिन आप इंटैंजिबल एसेट्स के लिए भी एक्साइटेड हैं, आप बोल रहे हैं? अगर वो स्टैम्प्स या कलेक्टिबल है या डोमेन नेम है या इन गेम एसेट। अच्छा, रियल लाइफ वैल्यू अगर आर्ट है तो नहीं, अगर उसकी रियल लाइफ वैल्यू भी है, इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ जी, आप क्या कहेंगे मिस्टर खुराना? लगभग 20,000 क्रिप्टो टोकन है मार्केट में, कम से कम 200 अच्छे टोकन है, 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम 1% हुए। लेकिन एनएफटी के अंदर जो वैल्यूएबल एनएफटीज हैं, जिसको मैं जेन्युइन एनएफटीज मानूंगा, वो 1% से काफी कम है। तो एनएफटी में आज भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो क्रिप्टो में ही निवेश करना रिस्की है, एनएफटीज में इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा रिस्की है। तो प्लीज रिसर्च कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।